Rahim. My dear students, I am Shahzad Wahid or I am teaching you very first chapter of biology, that is introduction. और आज हम एक बहुत वाइटल टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को सल्यूट करेंगे, उसे ऑनर देंगे, उन तमाम खिदमात को जो बायोलॉजी इस भूखी नंगी आवाम के लिए दे रही। ये वर्ड मैंने डेलिबरेटली जान के यूज़ किया है क्योंकि हमारे एक बहुत कदावर पॉलिटिशियन है, उनका एक बड़ा मशहूर नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। ये रोटी कपड़ा और मकान वो तो शायद हमें नहीं दे सके, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के साथ सिंसियर होकर काम करें तो ये सब्जेक्ट ज़रूर हमें रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी और यहाँ तक कि सेहत भी दे सकता है। तो आए हम इसी सब्जेक्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करने के लिए वाइट बोर्ड पे मूव करते हैं। Yes, my dear students, as I have introduced कि आज हमारा टॉपिक है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी टू द मैनकाइंड। अब इसमें हम अपनी इन सर्विसेज को 3 या 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं और उसके लिए मैंने एक छोटी सी एक फिगर सी बनाई है जस्ट टू इम्प्रूव योर परसेप्शन। वो क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1 कि बायोलॉजी आपको प्रोवाइड करेगी फूड। नंबर 2 आपको प्रोवाइड करेगी क्लोथिंग, आपको प्रोवाइड करेगी हेल्थ और फाइन पे आपको प्रोवाइड करेगी शेल्टर। हमें जिंदगी गुजारने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। मिसाल के तौर पे पेट भरने के लिए हमें फूड चाहिए और अपने इस जिस्म को, तन को ढांपने के लिए वी हैव टू हैव द क्लोथ्स। एंड अगर ये दोनों चीजें मेरे पास हैं लेकिन मैं हेल्दी नहीं हूं तो डेफिनेटली सब चीजें यूजलेस है। तो मुझे हेल्दी बनाने में या मुझे हेल्दी रखने में या जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे हेल्थ को रिटेन करवाने में, रीगेन करवाने में जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है डेफिनेटली वो हमारी बायोलॉजी। और एंड पे मुझे शेल्टर चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कौन ऑफर कर रही है अपनी बेस्ट फॉर्म में? डेफिनेटली बायोलॉजी, राइट? सो बायोलॉजी इज बेसिकली सर्विंग अस to provide food, in providing what clothes, in providing the best of our health and then the best of the shelter, right? अगर आप सिंपल अपने आप की बात ना भी करें, बायोनिज्म की बात भी करें तो बेसिकली एप्लीकेशन में नजर आएगी किस चीज की? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, जो उन्हें क्या प्रोवाइड करें? शेल्टर। सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हम सिर्फ इनमें से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज और वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? फूड, राइट? So let's move to the next part of the board. इसके लिए भी मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। You can see over here कि ये मेरे पास फूड है और ये फूड हम 4 तरीके से एनहांस कर सकते हैं या 4 डिफरेंट लेवल पे हम इसी प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की, इसका मतलब ये है कि फूड मेरे मुंह तक मीन्स एंड कंज्यूमर तक कितनी पहुंच रही है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट से इस बात को शुरू किया। वो क्या थी स्टूडेंट्स? सॉइल। यानी कि अगर आप एक पौधे को पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे अहम चीज है प्रेपरेशन या तैयारी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप हम लोगों के लिए नेक्स्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की क्या हैं? एक सीडलिंग्स हैं। अगर हम आपको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्री साबित होगी। सिमिलरली अगर मैं एक अच्छी क्रॉप लेना चाह रहा हूं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मेरी सॉइल अच्छी प्रिपेयर हो। अब हम करते क्या हैं? बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, बीइंग द एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, बीइंग द सॉइल स्पेशलिस्ट, हम डिफरेंट एरियाज में जा सकते हैं और उन पर्टिकुलर खेतों में से क्या कर सकते हैं? सैंपलिंग कर सकते हैं। सैंपल करने के बाद हम उसे लैब में जाके टेस्ट करेंगे। क्यों टेस्ट कर रहे हैं? फॉर दिस वेरी थिंग वी कॉल इट एज व्हाट? मिनरल एंड सॉइल, राइट? आपको ये बात पता है
कि अगर आप लोगों की सॉइल में मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हुई तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम हुई तो आप लोगों की फसल रिटार्डेड रह जाएगी, अंडर यू कैन से रेटेड रह जाएगी, और अगर आप लोगों के पास फास्फोरस ना हुई तो आप लोगों की रूट्स नहीं बनेगी। तो इन सारी की सारी चीजों को हम इवेल्युएट करते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर सॉइल इज फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट्स और नॉट। अगर इसमें किसी चीज की डेफिशिएंसी हो तो वी रिकमेंड a particular amount of that very mineral and salt per acre, और जो भी एक यूनिट उस इलाके में अप्लाई हो रहा होता है। सो वी वांट टू से कि जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मिनरल। फिर हम अगले फार्मर को ये भी बताते हैं कि आपकी सॉइल में मॉइस्चर लेवल कितना है, वाटर कितना है, आप इसमें कौन सी फसल काश्त कर रहे हैं, उस फसल के लिहाज से आप लोगों की सॉइल में वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, राइट। ये सब चीजें सेट करने के बाद, रिकमेंडेशन देने के बाद, सो बीइंग एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने अपने एंड यूजर बीइंग फार्मर की को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। नाउ इट इज अप टू द फार्मर कि वो हमारी रिकमेंडेशंस को कैसे ओबे करता है। वी आर नॉट द एनिमीज, ऑल्दो हमारे यहाँ ये बड़ा कल्चर है जनाब, उन्होंने की पता है, हमारे पास नस्लों का तजर्बा है, बट एजुकेशन, इल्म, ये सबसे बड़ी ताकत है, राइट। अगर आपको एक स्पेशलिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो शायद 20 और 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद और उन 150 साल की बुक्स पढ़ने के बाद आपके सामने खड़ा हो, उस एक्सपीरियंस आपसे भी ज्यादा हो, राइट। तो जब हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं तो उसे चाहिए, फार्मर को ये चाहिए कि वो हमारी रिकमेंडेड डोज ही हमारी सॉइल में इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप उसको अपनी क्वांटिटी से ज्यादा ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे मैं क्या बोलता हूं, वाटर, it will bind with the, you can say, minerals and salts, and it will not be available to the plant, so plant will never grow। so लालच नहीं करना चाहिए, हम जितनी चीज रिकमेंड कर रहे हैं उतनी ही चीज सॉइल में डालनी चाहिए, राइट। अगली बात करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है हमारे पास कि मैं सॉइल को यूज ना करूं, लेकिन सॉइल के सोर्स यानी मिनरल और वाटर की बात कर रहा हूं मैं, उसको यूज कर लूं और वाटर को यूज करूं और पौधों को उगा लूं? तो आंसर इज यस। हमने इस पर ट्राई किया, हम लोगों ने कंटेनर्स बनाए, उन कंटेनर्स में हम लोगों ने वाटर और मिनरल सॉल्ट का मिक्सचर ऐड किया, और मिक्सचर ऐड करने के बाद उसमें हम लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ ये दो इसेंशियल चीजें मींस वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दे के हम प्लांट्स को वाटर में भी ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैं उस वाटर को वेल एरेटेड रखूं, राइट। इससे भी हम सॉइल के बगैर भी पौधों को ग्रो करवा सकते हैं। तो क्या ये लाइफ में कहीं अप्लाई हो रहा है? तो आंसर इज यस। दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर पर जिन मुल्कों के पास लैंड कम है, फॉर एग्जांपल जापान, उन लोगों के पास जो अमाउंट ऑफ लैंड है वो काफी कम है, तो वो क्या करती हैं, वो इसी टेक्निक को यूज करते हैं और अपने घरों के अंदर भी सब्जियों को उगा लेते हैं, जस्ट प्रोवाइडिंग दीज टू थिंग्स। अब इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनली कहाँ यूज किया जा रहा है? इन एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं अपने स्पेस स्टेशंस में टू ग्रो देयर व्हाट फूड्स। तो ये हुई बात हमारी सॉइल के बारे में और सॉइल के एलिमेंट्स के बारे में। अगली बात क्या जाती है स्टूडेंट्स कि हम अपने फार्मर के और बेटर फ्रेंड बन के जाहिर होते हैं। नॉट ओनली हम उनको सॉइल प्रिपेयर करके देते हैं, बल्कि हम लोग उनको सीड भी सेलेक्ट करके देते हैं। हम उन्हीं की बात करते हैं कि देखो, जो सीड हम आपको दे रहे हैं, जो ब्रीड हम दे रहे हैं आप लोगों को, उस पर्टिकुलर सीड को हमने टेस्ट किया हुआ लेबोरेटरी के अंदर, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, ये किसी किस्म की फंगस रेजिस्टेंट है, ये डिजीज फ्री है, ये बिल्कुल हेल्दी किस्म का सीड है, और हम लोगों ने इसको जिस एनवायरमेंट में प्रिजर्व किया हुआ था, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में इसके ऊपर किसी किस्म के डिजीज होने का चांस भी नहीं था। तो आप उस पर्टिकुलर चीज को मत उगाएं जो आपने प्रिजर्व की थी, जो सही प्रिजर्व भी नहीं हुई, मुमकिन है कि वो उगेगी ना। सो टू इंक्रीज द पर एकड़ यील्ड, हम लोग क्या करते हैं कि हम उन्हें सीड भी खुद सिलेक्ट करके देते हैं, राइट, कि आपने सीड कौन सा इस्तेमाल करना है और ये वाला सीड किन बेस्ट कंडीशंस में डेवलप होगा।
ये वाले काम करने के बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि हमारी सॉइल भी बेस्ट प्रिपेयर्ड थी, हमारा सीड भी बेस्ट सेलेक्टेड सीड था, तो अब क्या होना चाहिए, डेफिनेटली अब हमारी जो पर एकड़ यील्ड है वो बढ़नी चाहिए। अब हम किस स्टेज पर आ गए हैं कि जब हमने सीड को जमीन में सो किया तो अब उनमें से सीडलिंग्स निकल आए। जब ये सीडलिंग निकल रहे हैं तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेंगे। मिसाल के तौर पे ये पहले छोटा सा पौधा होगा, फिर ये बड़ा पौधा आएगा, बन जाएगा, फिर इसके ऊपर फूल लगेंगे और फिर फूल से आगे हमारी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी, जो कपड़ा भी हो सकता, कपड़े के लिए कॉटन भी हो सकती है, वो मेरी डायरेक्ट फूड भी हो सकती है। तो मैंने क्या करना था कि मैंने पर एकड़ यील्ड को इंक्रीज करना था। तो मैंने क्या किया, आई वॉज अ क्रूड फार्मर। मैंने पहले ओल्ड मेथड यूज किए टू मेक व्हाट, न्यू प्लांट्स, न्यू वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, बेटर यील्ड। यानी कि मिसाल के तौर पे कि अगर आप लोगों के फोर फादर्स किसी एक एकड़ में से 10 टन कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मुमकिन है अब मैं 40 टन या 50 टन ऑब्टेन करने के काबिल हो गया हूं। इस प्रोसेस में मेरी दो चीजों ने बहुत हेल्प की है। एक, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस ने, मेरे फोर फादर्स क्या करते थे कि वो हमेशा दो ऐसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाते थे कि जो ज्यादा हेल्दी होते थे, और हर नस्ल में से हमेशा हेल्दी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराने से अगली नस्ल पिछली नस्ल से क्या होती चली गई, हेल्दी होती चली गई। इसे हम नाम देते हैं व्हाट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हर नस्ल पिछली नस्ल से मुझे ज्यादा पैदावार दे रही थी ड्यू टू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मैं हमेशा उस प्लांट से क्या लेता था, पोलन ग्रेन्स, जो हेल्दी होता था, जिसके दाने ज्यादा होते थे, जिसका सिट्टा बड़ा होता था, और फिर मैं उसको डस्ट कर देता था ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट, राइट। वो भी क्या होता था, हेल्दी। तो जब एक हेल्दी मेल गैमेट किसी हेल्दी फीमेल गैमेट से मिलेगा तो जाहिर है उसे प्रोड्यूस होने वाला जाइगोट और ज्यादा हेल्दी होगा। तो इस तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम लोगों ने नई वैरायटी प्रोड्यूस कर ली। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस था। अल्लाह ताला ने हमें एक टूल दिया जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है GE के नाम से, एंड वी कॉल इट एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने उस पर्टिकुलर टूल को यूज करते हुए वो वाले काम जो हमारे फोर फादर्स सदियों में किया करते थे, हम लोगों ने एक जनरेशन 2 जनरेशन में कर लिए। अब हम लोग करते क्या है कि हम वो वाला जीन जो ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मैनिपुलेट करके उसको हम उसकी मल्टीपल कॉपीज ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं। अब ये समझ लें कि पहले एक इलाके में एक फैक्ट्री लगी हुई थी, जब मैं उसकी 3-4 फैक्ट्रीज लगा दूंगा उसी प्रोडक्ट की, तो जाहिर है उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो एरिया में बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं, आप लोगों के इलाके में एक से सिरिंज बनाने वाली फैक्ट्री लगी हुई है। अब जो सिरिंज बनाने वाली फैक्ट्री है वो क्या करेगी, वो किसी खास अमाउंट तक ही प्रोड्यूस कर सकेगी। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे इलाके में सिरिंज की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं उस जैसी 2 फैक्ट्रीज और लगा दूंगा, तो जाहिर है अमाउंट ऑफ सिरिंज जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो सेम इज द केस हियर। इस वाले केस में भी मैंने एक प्लांट में स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग जीन्स की कॉपीज बढ़ा दी, तो जितनी मैं कॉपीज बढ़ा दूंगा उतनी ही समझ लें फैक्ट्री ज्यादा लग जाएंगी और पर एकड़ यील्ड भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। So, using these two techniques means selective breeding and genetic engineering, we have made new varieties of the plants. हमने राइस की नई वैरायटीज बना ली, हम लोगों ने वीट की, कॉटन की, कॉर्न की और सनफ्लावर की, इनकी नई वैरायटीज बना ली। हमने ये वाला काम सिर्फ प्लांट से नहीं किया, बल्कि ये वाला काम हमने एनिमल से भी किया, और उसके रिजल्ट में हम लोगों ने ब्रॉयलर, आपको पता है कि ऐसी ब्रीड है हमारी मुर्गियों की कि जो बहुत जल्दी से क्या करती है, वेट गेन कर लेती है। तो और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो मीट है वो वाइट है। जब मैं इसके वाइट मीट की बात करता हूं उसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम है, राइट। अगर आप 1 किलो मटन खा लें और आप 20 किलो मिसाल के तौर पे ब्रॉयलर खा लें तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। इट मीन्स इट वाज क्विक, इट वाज सेफ, राइट। तो मैं कम टाइम में ज्यादा मुनाफा कमा सका, और नंबर 2 मैं कम टाइम में ज्यादा भूखी आवाम का पेट भर सका। तो ये था हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन ब्रॉयलर का। और जो लेयर है वो एक ऐसी यू कैन से ब्रीड है हैन की कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स ले कर रही है। यानी कि अगर आप लोग देखें
तो आज कितने मल्टीपल किस्म के क्या खुल गए हैं, ग्रोसरी स्टोर्स खुल गए हैं, और उन सब्जी की जो किराने की दुकानों पे अब आप लोगों को ह्यूज अमाउंट में क्या नजर आ रहे हैं, एग्स नजर आ रहे हैं। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ देसी मुर्गी। देसी मुर्गी तो अंडे पैदा कर ही नहीं सकती, लेकिन ये जो हमने लेयर एक ब्रीड बनाई है हैन की, वो बहुत कम टाइम में ज्यादा अंडे ले कर सकती है। सो अगेन ये हमने क्यों करवाया है, बिकॉज कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड देना चाहते हैं, और वो भी कौन सी वाली, क्वालिटी फूड। हाँ, ये ज्यादा बात है कि क्या हम लोग इन पर्टिकुलर अंडों को सही टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे एंड पे काम तब हम लोग कर चुके, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। तो जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। हमने ये कोशिश की कि हम आप लोगों को ज्यादा जल्दी मीट प्रोड्यूस करके दें, ज्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करके दें। बीइंग बायोलॉजिस्ट वी हैव डन आवर जॉब, नाउ इट इज योर टर्न कि आप इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। फिर बात ये हो रही थी स्टूडेंट्स कि चाहे आप लोगों ने प्री एग्जिस्टिंग वैरायटी यूज की या आप लोगों ने न्यू वैरायटी यूज की, हम लोग इनको कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं बहुत तेजी से, बाय मीन्स ऑफ क्लोनिंग। हम उनको क्लोनिंग के थ्रू उनके नंबर को बहुत कम टाइम में ज्यादा कर सकते हैं। सेम इज अ केस विद टिश्यू कल्चर। हम किसी प्लांट का एक पीस ले सकते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस करके उसकी मल्टीपल प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन से भी हम लोग बहुत कम टाइम में उनके अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात तो थी कि हम अगर अच्छा सीड सेलेक्ट कर चुके हैं, अच्छा प्लांट प्रोड्यूस कर चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नई वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या कर चुकी हैं, तो फिर हम लोग उनके नंबर को बहुत क्विकली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोनिंग, यूजिंग टिश्यू कल्चर एंड यूजिंग व्हाट, माइक्रो प्रोपेगेशन। बात चलते हैं आगे। अब फॉर एग्जांपल कि ये प्लांट अब बड़ा हो गया। जब ये प्लांट बड़ा होगा तो इसे दो चीजों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर वन, पेस्ट्स का। अगर एक पेस्ट आ गया है हमारी फसल के ऊपर अटैक करने के लिए, तो व्हाट इज आवर प्राइम जॉब? हमारी जॉब ये है कि हम उस पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल करें। क्यों? कि अगर मैं पेस्ट को कंट्रोल नहीं करूंगा तो ये पेस्ट तो मेरी फसल को नुकसान पहुंचा देगा। पेस्ट होता क्या है? कोई भी ऐसा जानदार जो मेरी पैदावार को कम कर दे। ये एक मिसाल के तौर पे आपने उगाई है पतले पत्तों वाली फसल, मिसाल के तौर पे चावल है, गन्नम है, मकई है। आपको पता है इनके पत्ते जो होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं। अगर इस फसल में ग्रो कर रहे हैं चौड़े पत्तों वाले पौधे, तो ये चौड़े पत्तों वाले पौधे ज्यादा तेजी से रिसोर्सेज को यूज करते हैं और ये कंपटीशन में हमारी उन फसलों का नुकसान कर देते हैं। तो अगर मेरे पास फसल है पतले पत्तों वाली, तो मुझे क्या करना चाहिए कि चौड़े पत्तों वाले सारे पौधे वहां से निकाल दूं या उन्हें मार भगाऊं। सो आई एम कंसिडरिंग चौड़े पत्तों वाली सब्जियां और जैसे जड़ी बूटियां एज अ पेस्ट। फिर ऐसा भी हो सकता है कोई जानवर आ जाए यहाँ पे जो मेरी फसल को तबाह कर दे। तो मैं बात कर रहा हूं कि पेस्ट हर वो चीज है जो मेरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है? ये आपने सुना होगा चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी ना, गुलाबी सुंडी, ये सारे के सारे पेस्ट है बिकॉज दे आर ईटिंग माई रिसोर्सेस, they are damaging my crop, so we consider them as what? The pest. So what is the first job of mine? फर्स्ट जॉब है कि अगर कोई फार्मर मेरे पास आ रहा है और बताता है कि जनाब मेरी फसल के ऊपर इन चीजों ने हमला कर दिया है, तो बीइंग द हेल्पर ऑफ द फार्मर आई मस्ट ऑफर माई हैंड, आई मस्ट ऑफर माई सर्विसेज। तो जब मैं सर्विसेज दूंगा तो मैं क्या दो तरीके से काम कर सकता हूँ। नंबर वन कि मैं उसे केमिकल दूं कि जाओ भाई, बल्कि मुझे चाहिए कि मैं पहले उसके पास जाऊं, उसके साथ जाऊं, उसकी फसल का जाके सर्वे करके देखूं कि उस पर किस चीज का अटैक है। मिसाल के तौर पे कि अगर इसके ऊपर किसी फंगस ने अटैक कर दिया है, राइट, अगर इसके ऊपर किसी फंगस ने अटैक कर दिया है तो मैं उसे डेफिनेटली कोई ना कोई फंगीसिडल मेडिसिन दूंगा, राइट। और अगर उसके ऊपर किसी सुंडी ने अटैक कर दिया तो यू नो जितने भी लार्वी हैं दे बेसिकली बिलोंग्स टू सम इंसेक्ट। तो अगर उसके ऊपर किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया है तो मैं उसे कोई इंसेक्टिसाइड दूंगा, ठीक है। फंगस का अटैक हो गया तो फंगिसिडल दूंगा, इंसेक्ट का अटैक हो गया तो इंसेक्टिसाइड दूंगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है कैबिनल के सेंस में
कि ये वाला प्लांट ग्रो नहीं कर रहा ड्यू टू सम डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल वाले केस में मैं उसकी एक और तरीके से हेल्प कर सकता हूं, वो ये कि मैं उसे प्रोवाइड करूं व्हाट, फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ये जो मेरे पास फर्टिलाइजर्स हैं ये भी बेसिकली फार्मर के क्या हेल्पर हैं और वो उसकी पर एकड़ यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल का मेरे पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड ये है कि मैं किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की हेल्प लूं। किस चीज के लिए? टू कंट्रोल द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर मैं एक स्पीशीज को यूज करके दूसरी स्पीशीज की क्वांटिटी को या नंबर को कंट्रोल कर रहा हूं तो ये कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट, राइट। अब जरा बात को आपने गौर से सुनना है। अगर कोई मेरा दुश्मन है और उसका एक और दुश्मन है तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा क्या हुआ? दोस्त। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा क्या स्टूडेंट्स? दोस्त है, राइट। हम यही वाला प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में मैं अपनी फसल को बचा रहा हूं अपने दुश्मन से बाय मेकिंग अनदर एनिमी ऑफ इट। आइए इसको नेक्स्ट पार्ट में जाकर अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास वॉलनट की क्रॉप है स्टूडेंट, राइट। इसके ऊपर फीड करते हैं बहुत से एफिड्स। एफिड क्या है? बेसिकली मेरे पास एक इंसेक्ट है, राइट। अब अगर मैं इन पर्टिकुलर एफिड्स के अमाउंट को या नंबर को कंट्रोल नहीं करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा कि ये जितने भी मेरे फूड रिसोर्सेज हैं जो बेसिकली वॉलनट को मिलने चाहिए थे वो किसके पास जाना शुरू हो जाएंगे? एफिड के पास। इट मींस एफिड is basically a what? Pest. It is basically a pest for the walnut. Now if I want to help the walnut and if I want to increase the production of walnut from my crop, so I must control the number of the pest. तो मैंने क्या किया? मैंने हेल्प ली एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसे हम बोलते हैं वेस्प। और ये जो वेस्प है ये बेसिकली इस एफिड के ऊपर क्या है? पैरासाइट, राइट। और आपको पता है पैरासाइट क्या होता है? कि जो डिजीज कॉज करता है। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो वेस्प है ये मेरा फ्रेंड है। क्यों? कि ये मेरे एनिमी का एनिमी है। तो मैंने इस लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ को कंट्रोल किया थ्रू अनदर लिविंग फॉर्म, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट्स, राइट। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास। मेरे पास कोई भी क्रॉप हो उसके ऊपर किसी ना किसी इंसेक्ट लार्वी का अटैक हो सकता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को, चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी और गुलाबी सुंडी। इनमें से जब भी किसी लार्वी का या सुंडी का अटैक होगा तो मैं अपने एक और फ्रेंड को बुलाऊंगा। क्यों मैं इसे फ्रेंड बोल रहा हूं? हालांकि मेरा फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं इसे क्यों फ्रेंड बोल रहा हूं? बिकॉज कि ये इसका एनिमी है एंड दैट वेरी ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरियम। बीटी इज बेसिकली अ बैक्टीरियम और इस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस thuringiensis, राइट। और इसे हम प्यार से बीटी कहते हैं। ये जो बैसिलस thuringiensis है ये जब भी जाएगा लार्वी के इंटेस्टाइन में तो उसके सेल्स की लाइसिस कर देगा, उसके सेल्स को फाड़ देगा। बिकॉज ये स्पेशल किस्म की आईसीपीज बनाते हैं, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बनाते हैं जो उनके सेल्स को फाड़ डालते हैं, राइट। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अब भी मैंने एक फॉर्म ऑफ लाइफ को दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने में यूज किया है। तो ये भी क्या एग्जांपल होगी बायोलॉजिकल कंट्रोल की। अब जरा हम आज के लेक्चर की आखिरी बात कर रहे हैं। वो आखिरी बात स्टूडेंट्स क्या है? उसे हम बोलते हैं IDM। IDM इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, राइट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, राइट। अब इस वाले काम में आप जरा गौर से देखें। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट, यानी कि आप सॉइल से लेकर देख लें एंड तक मेरी सारी की सारी एफर्ट्स किस लिए थी? जाहिर है इसलिए कि जो पैदावार है वो बढ़ जाए। मैंने हर उस बीमारी की दवा तलाश की या उसका इलाज तलाश किया कि जो जरूरी था टू इंक्रीज द पर एकड़ यील्ड ऑफ द
क्रॉप, राइट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम यही वाला काम किस पे कर रहे हैं, डिजीजेस के ऊपर भी कर रहे हैं। बात को दोबारा से एक और जाविये से देखते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मेरी 1 एकड़ में जो पैदावार है वो कम हो रही, तो मैंने हर वो कोशिश की कि जिसके जरिए से मैं अपनी पैदावार को इंक्रीज कर सकता था, राइट। इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल ये डिजीज है, कोई बंदा हमारे पास आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हर कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं उसे लैब में भेजूंगा, मैं उससे टेस्ट करवाऊंगा, अगर एक्सरे की जरूरत है एक्सरे करवाऊंगा, अल्ट्रासाउंड की जरूरत है अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, उससे एमआरआई की जरूरत है एमआरआई कराऊंगा, ठीक है। सारे टेस्ट देखने के बाद मैं उसे किसी डॉक्टर के पास भेजूंगा, वो डॉक्टर से बताएगा जनाब आप किसी खास डिपार्टमेंट में चले जाएं। वो खास डिपार्टमेंट के लोग फिर उसको अपने वे से देखेंगे। अगर ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है, अगर वहाँ पे ज़रूरत है किसी हड्डियों वाले डॉक्टर के, हम उसको भी बुला लेंगे, किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की उसको भी बुला लेंगे, पैथोलॉजिस्ट की जरूरत है उसको भी बुला लेंगे। तो हम सारे के सारे मिलकर किसी एक डिजीज को मैनेज कर रहे होते हैं। व्हेन वी कंबाइन आवर ऑल एफर्ट्स टू क्योर अ पेशेंट और टू क्योर अ डिसऑर्डर, तो वी कॉल इट एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। हम अपने हिस्से के सारे काम मिलकर कर रहे होते हैं। आप अपने हिस्से के सारे काम जरूर कीजिएगा और कोशिश करें कि आप अपनी इस लेवल पर मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करें, और इस चीज को अचीव करने के लिए अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत हेल्प करे। टिल नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself and thank you for listening. Allah Hafiz.